सीरीज पार्ट 4 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ रहे थे। 3 लेक्चर हो चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले आप जाके वो तीनों लेक्चर्स देखिए। पार्ट 4 चौथा जो लेक्चर है हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। पार्ट 4 के अंदर हम लोग चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे और पहले 3 पार्ट्स के अंदर हम लोगों ने चार्ज की प्रॉपर्टीज को चेक कर लिया था कि चार्ज की क्या क्या मेन प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे कैसे एक चार्ज बिहेव करता है। आज हम चेक करेंगे कि कुछ न्यूमेरिकल्स चार्ज के ऊपर कैसे किए जाएं। क्वांटाइजेशन के कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखे थे। अब क्वांटाइजेशन के ऊपर और कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कॉपी पेन निकाल लो और शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग क्वांटाइजेशन के ऊपर देखेंगे। हमें याद होना चाहिए क्वांटाइजेशन के अंदर हम लोगों ने एक फॉर्मूला अप्लाई किया था। क्या था वो? Q = प्लस माइनस NE। उस फॉर्मूला को हम लोगों ने यूज किया था और उसकी हेल्प से हम बता पाते थे कि कौन सा चार्ज एग्जिस्ट करता है और कौन सा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। अब आज की क्लास में हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन उस पे देखते हैं। जैसे एक बड़ा बेसिक सी प्रॉब्लम है, ये आपसे 10th क्लास में भी आप लोगों ने सॉल्व करी होगी और ये आगे आपके बड़े काम की प्रॉब्लम रहने वाली है। क्या है वो प्रॉब्लम? आओ देखते हैं। आपको गिवन है फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in 1 कूलम चार्ज। आपको 1 कूलम चार्ज के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करके बताने हैं कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बड़ा बेसिक सा प्रॉब्लम है। ये आपको डायरेक्ट लर्न भी रखना चाहिए कि ये डाटा आता क्या है एक्चुअल में। तो इस डाटा को लर्न कर लोगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा आपके लिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? Q = हमें पता है NE होता है। यहां पे देखिए चार्ज की वैल्यू गिवन है 1 कूलम, तो यहां 1 पुट कर दो N और इनटू क्या आ जाएगा E। यहां से हमें क्या फाइंड आउट करना है? N फाइंड आउट करना है। तो 1/E। E की वैल्यू हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। E क्या होता है? लीस्ट नोन चार्ज इन नेचर। और अगर मैं E की वैल्यू पुट करूं यहां पे, जो कि कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अगर ऐसा करते हैं तो हमें क्या आउटपुट मिलता है? इसको सोल्व करने पे हमें मिलता है n = 0.625 इंटू 10⁻⁹ या 6.25 इंटू 10⁻18। ये डाटा आपको याद रखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। ये आगे क्वेश्चंस में काफी यूज आता है कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस फैक्ट को हम डायरेक्टली यूज करेंगे और आप अच्छी तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तरीका आपके पास है, इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नोट कर सकते हो आप लोग, पॉज करके नोट कर लो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमसे ये क्वेश्चन तो पूछ लिया कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमसे एक और चीज पूछी जा सकती है इसके अंदर। क्या पूछी जा सकती है? आओ वो भी देखते हैं। हमसे ये भी पूछा जा सकता है फाइंड आउट चार्ज एसोसिएटेड विद 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स। आपको बोला गया कि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स के साथ कितना चार्ज एसोसिएट होगा, कि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन मेरे पास हैं तो वो कितना चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने देखा था, बट फर्क इतना है उसके अंदर हमसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए थे, यहाँ पे हमसे चार्ज पूछ लिया गया है। तो चार्ज का क्या फॉर्मूला होता है? चार्ज का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं Q = NE। Q = NE। तो Q की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। N की वैल्यू कितनी गिवन है? 1 मिलियन। अब 1 मिलियन का क्या मतलब होता है? अगर आपको नहीं पता तो 1 मिलियन होता है 10 लाख, 10 लाख। ठीक है। अब 10 लाख का मतलब होता है 10⁻⁶, क्योंकि लाख में 10⁻⁵ और एक 10 पहले, तो 1 मिलियन को लिख सकते हैं 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन्स। तो N की जो वैल्यू हमारे पास आई दैट इज 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे पुट कर दें 10⁻⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो क्या आंसर आ जाएगा? ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻13 कूलम। तो कितना चार्ज एसोसिएट हुआ बच्चों 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स के साथ? 1.6 इंटू 10⁻⁻13 कूलम चार्ज एसोसिएट हुआ।
और ये चार्ज पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट आ जाता है कि ये चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। बिकॉज ये चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के साथ एसोसिएट है, तो हम चाहें तो इसको Q इक्वल्स टू माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻13 कूलम लिख सकते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन अगर गिवन है तो आप चार्ज निकाल सकते हो, और चार्ज अगर गिवन है तो आप इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हो। क्लियर? बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है, लेकिन बड़े काम का कंसेप्ट है, इसलिए हम लोगों ने इसको कंसीडर किया है। आप लोग नोट कर लीजिए, पॉज करके हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, लेकिन अच्छी प्रॉब्लम है। एनसीईआरटी से पिकअप करी गई है ये प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है देखते हैं। एनसीईआरटी में ऐसी सिमिलर प्रॉब्लम आपको मिल जाएगी, सेम एनसीईआरटी की तो नहीं है ये, लेकिन सिमिलर ऐसी प्रॉब्लम आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन क्या है? ए बॉडी गिव्स, क्वेश्चन इज ए बॉडी गिव्स 10⁻⁹ electrons, 10⁻⁹ electrons every second, then find out how much charge it will give away, it will give away in 20 seconds। ये मान लीजिए क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि एक बॉडी जो है वो 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स हर सेकंड वो प्रोवाइड करती है। आपसे पूछा गया कि ये 20 सेकंड में कितना चार्ज प्रोवाइड करेगी, 20 सेकंड्स में कितना चार्ज प्रोवाइड करेगी। गिवन है इतने इलेक्ट्रॉन्स वो हर सेकंड डोनेट कर रहा है। पूछा गया है कि चार्ज कितना वो 20 सेकंड में डोनेट करेगा। तो बेसिकली अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता लग जाए कि 20 सेकंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तब हम चार्ज भी इजीली बता सकते हैं। तो देखिए बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। इसको हम यूनिटरी मेथड से करेंगे, जो आप लोग 6th 7th क्लास में यूज करते थे। क्या कैसे यूज कर सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेकंड, कितने इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में गए? 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन्स इन 20 सेकंड्स, 20 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 20 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स। अगर 1 सेकंड में 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो 20 सेकंड्स में कितने जाएंगे बच्चों? 20 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। अब हमें बस इतना बताना है कि 20 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन से कितना चार्ज एसोसिएट है, इससे कितना चार्ज निकलेगा। तो Q इज इक्वल्स टू क्या होता है? Q इज इक्वल्स टू होता है N इंटू E। N की वैल्यू कितनी है? 20 इंटू 10⁻⁹ और E हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको अगर अपने सॉल्व करेंगे तो इस पॉइंट से आप इस जीरो को उड़ा सकते हो, हटा सकते हो, तो आ जाएगा 32 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। तो इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन कंसीडर कर सकते हैं। क्या है? बेसिक सा क्वेश्चन है। एक बॉडी 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स आपको हर सेकंड प्रोवाइड करती है, तो 20 सेकंड में वो कितना चार्ज आपको डोनेट कर देगी या कितना चार्ज आपको निकाल के वो दे देगी। तो क्या किया मैंने? कुछ खास नहीं किया। 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन, तो 20 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन? इतने। तो नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स Q इज इक्वल्स टू Ne, N की वैल्यू पुट कर दी, E की वैल्यू पुट कर दी, चार्ज कितना आ गया? 32 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। क्लियर? पॉज कीजिए, नोट कीजिए। बात समझ आई आपको? आसान था, अच्छा क्वेश्चन था। आइए एक और प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम नंबर 4। तीनों प्रॉब्लम्स आपको क्लियर होंगी, आराम से आप इनको देखिए, ध्यान से देखिए, पॉज करके देखिए, नोट कीजिए, खुद सोल्व कीजिए, फिर अगली प्रॉब्लम पे बढ़िए। प्रॉब्लम नंबर 4। पिछली ही प्रॉब्लम को थोड़ा सा और इनोवेट किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? आपको बोला गया, जैसे पिछली ही प्रॉब्लम का डाटा हम लेते हैं, आपको बोला गया ए बॉडी गिव्स 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकंड। वही डाटा है कि बॉडी 10⁹ 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स हर सेकंड डोनेट कर रही है, हर सेकंड दान कर रही है। तो आपसे पूछा क्या गया इस बार? आपसे पूछा गया है देन हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, कितना टाइम उस बॉडी को चाहिए होगा टू गेट
a total charge of 1 कूलम। तो थोड़ा सा चेंज हो चुका है क्वेश्चन। इस बार आपसे पूछा क्या गया है, आपको बोला गया कि एवरी सेकंड जो बॉडी है वो 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स क्या करती है बच्चों, डोनेट करती है। आपको बोला गया कि 1 कूलम चार्ज अगर हम डोनेट करवाना चाहते हैं, 1 कूलम चार्ज आप उस बॉडी से लेना चाहते हो तो कितना टाइम लगेगा। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा बदल चुका है, इस बार क्वेश्चन में थोड़े से चेंजेस आ गए हैं। इस बार उन्होंने टाइम पूछ लिया है, तो इसको भी करने का वही मेथड है, यूनिटरी मेथड, दैट इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। कैसे करेंगे, करें स्टार्ट, आ जाओ सॉल्यूशन देखेंगे इसका। देखो सबसे पहले तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स का आपको टाइम दे रखा है और आपको 1 कूलम चार्ज का पूछा गया है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये चार्ज है। तो पहले एक काम करो, अब इस चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यूज कर लो। आप इसको चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स में बदल लो। और हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, अभी हमने देखा था कितने, मैंने बोला था लर्न कर लेना, काम आएगा कितना, इतना। तो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब क्वेश्चन आसान हो गया, कैसे, 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स कितनी देर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, 1 सेकंड में। 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स कितनी देर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, 1 सेकंड में। तो 1 इलेक्ट्रॉन कितनी देर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 1/10⁻⁹ सेकंड्स में। सिंपल यूनिटरी मेथड, 1/10⁻⁹ सेकंड्स में। हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कशन करनी है, हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स गिव अवे करने हैं, हमें इतने इलेक्ट्रॉन्स गिव अवे करने हैं। और ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमें इतने इलेक्ट्रॉन्स गिव अवे करने हैं, तो आंसर क्या आएगा, 0.625 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स कितनी देर में गिव अवे हो जाएंगे, 1/10⁹ 0.625 × 10⁻⁹ इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो पावर यहाँ पे 9 से कैंसिल, 10 बचेगी पावर। तो फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 0.625 × 10⁻⁸ सेकेंड्स। इतना टाइम लगेगा इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। फिर से सुन लीजिए क्या किया मैंने, मेरे को बोला गया था एक बॉडी 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन हर सेकंड डोनेट करती है। पूछा गया कि टोटल 1 कूलम चार्ज डोनेट करने में कितना टाइम लगेगा, 1 कूलम चार्ज को डोनेट करने में कितना टाइम लगेगा। तो मैंने क्या किया, पहले तो चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स में बदल लिया, चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स में बदल लिया कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं, डन। फिर मैंने क्या किया, अब मैंने यूनिटरी मेथड का यूज किया। मैंने सोचा कि अगर 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स में 1 सेकंड लगता है तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए इतना टाइम लगेगा, मेरे को इतने इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी है तो उसमें इतना टाइम, यानी कि दिस इज आवर आंसर, इतने सेकंड्स लगेंगे, डन। अब एक आपको मैं होमवर्क क्वेश्चन देता हूं इसी टाइप का, जिसका आंसर, जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में पोस्ट करना है, उस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो आप लोग जरूर ट्राई करना उस क्वेश्चन को और उसको कमेंट में आप उसको पोस्ट करना क्या आपका आंसर आता है। तो क्या है क्वेश्चन हमारा आज की प्रॉब्लम नंबर 5 एज होमवर्क क्वेश्चन चलेगा। कैसे, क्वेश्चन है ए बॉडी गिव 200 इलेक्ट्रॉन्स ईच सेकंड, फाइंड आउट टाइम taken by body to transfer a charge of 200 कूलम। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि एक बॉडी को कितना टाइम लगता है, 200 इलेक्ट्रॉन को हर सेकंड डोनेट कर रही है, हर सेकंड 200 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे जा रही है। आपको बताना है कि उस बॉडी को कितना टाइम लगेगा 200 कूलम चार्ज ट्रांसफर करने में। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में पोस्ट कीजिएगा, पोस्ट करके नोट करो, सॉल्व करो, कमेंट में अपना आंसर दो। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी एनसीईआरटी की एक सिमिलर प्रॉब्लम है। क्या है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ढंग से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है प्रॉब्लम, आपको गिवन है, आपको गिवन है हाउ मच चार्ज will be present in 1 cup water।
1 कप वाटर। एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है, लेकिन अच्छा प्रॉब्लम है। वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस प्रॉब्लम। हाउ मच चार्ज विल बी प्रेजेंट इन 1 कप वाटर? 1 कप पानी में कितना चार्ज प्रेजेंट होगा? ये ध्यान से आप क्वेश्चन समझिएगा अच्छी तरह, स्टेप बाय स्टेप आप इस चीज को देखेंगे। तो सबसे पहले जब भी आप ऐसी प्रॉब्लम देखेंगे, आपने ये देखना है कि आपको अमाउंट कितनी दे रखी है, कि जो भी है, हो सकता है H2SO4 हो सकता है HCl हो सकता है कुछ भी हो आपके पास। यहाँ पे जैसे हमारे पास क्या है, वाटर है। अब आपको ये पता करना पड़ेगा कि अमाउंट कितनी है। 1 कप वाटर का क्या मतलब होता है, 1 कप पानी का क्या मतलब होता है? 1 कप वाटर का मतलब होता है, जनरली हम बात करते हैं तो 1 कप को हम 250 ग्राम का मानते हैं। 1 कप वाटर का जो मीनिंग है वो है 250 ग्राम वाटर, ठीक है। 1 कप पानी का मतलब क्या होता है, 250 ग्राम वाटर। तो बेसिकली हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब मोल्स होता है स्मॉल m अपॉन mw। जहां पे जो स्मॉल m है वो किस में यूज किया जाता है, ग्राम में यूज किया जाता है। तो क्या आएगा, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर हमें पता है, तो ये आ जाएगा 250 ग्राम के अंदर। और जो मॉलिक्यूलर वेट है वाटर का वो कितना होता है, वो हम लोग 18 लेके चलते हैं, 18, ठीक है। मॉलिक्यूलर इतना छोड़ देते हैं, इसको आगे भी सॉल्व नहीं करते, थोड़ा सा हमें काम आएगी ये चीज। तो हमारे पास मोल्स आ चुके हैं। स्टेप 1 याद रखिएगा, क्या करना है, इसी स्टेप में इस क्वेश्चन को फॉलो करेंगे। स्टेप 1 सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों, मोल्स निकालेंगे। मोल्स कितने आ गए हमारे पास, 250/18 मोल्स आ चुके हैं। स्टेप 2 आपको निकालना पड़ेगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे वाटर के। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 1 कप पानी है, ग्राम तो पता लग गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या किया जाता है, केमिस्ट्री का ही कंसेप्ट है, इसको हम एवोगाड्रो नंबर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्टेप बाय स्टेप इस सॉल्यूशन को समझिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स निकाले। अब मैंने क्या किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। कैसे, 250/18 और ये होता है 6, अप्रोक्सीमेटली 6 ले रहा हूं एवोगाड्रो नंबर को, अंदर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, इनटू 10⁻23। इसको भी मैंने यहीं तक छोड़ दिया। आप चाहे तो 6 से 18 कैंसिल करके हम इतना कर सकते हैं, 250/3 इनटू 10⁻23। यहां तक क्लियर होगा। क्या किया मैंने, सबसे पहले 1 कप वाटर में देखा वाटर होगा कितना, फिर मैंने मोल्स निकाल लिए, फिर मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या रहने वाला है, इतना आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए, आगे हम देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ये चीज हम लोग निकाल चुके हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ गए हैं। कितने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हमें इक्वेशन 2 में मिले हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास है 250/3 इंटू 10⁻23। अब देखिए, अगर मैं बात करूं H2O की, H2O के एक मॉलिक्यूल की बात करता हूं, H2O के एक मॉलिक्यूल की बात करता हूं, तो इसके पास कितने प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए H2O का एक मॉलिक्यूल न्यूट्रल स्टेट में रहता है, बेसिक सी बात है, जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हाइड्रोजन के पास 2 प्रोटॉन, ऑक्सीजन के पास 8, यानी कि 8 प्रोटॉन। तो टोटल कितने प्रोटॉन हो गए, 10 प्रोटॉन्स हो गए, या 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्योंकि न्यूट्रल में तो दोनों इक्वल होते हैं। क्लियर। और एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन का चार्ज हमें पता है, तो 10 प्रोटॉन्स या 10 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑन 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O के एक मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज होगा, H2O के एक मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज होगा, 10 प्रोटॉन है या 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 एक पे होगा। बेसिकली एक पे हम निकालना चाहते हैं, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, E। हमें एक मॉलिक्यूल के लिए चाहिए, तो कितना आ जाएगा, 10E। तो 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। ये जो चार्ज आया एक मॉलिक्यूल का आया। और एक कप वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो एक मॉलिक्यूल का जो चार्ज है वो इतना है, तो इतने मॉलिक्यूल्स का चार्ज जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं, इतने मॉलिक्यूल्स का चार्ज कितना होगा। सो नेट चार्ज क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू चार्ज ऑन 1 मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अभी फाइंड आउट किया ऊपर, 250/3
इंटू 10 पावर रेज टू 23 और 1 मॉलिक्यूल का चार्ज कितना है, इसको मैं सोल्व करूंगा तो 1.6 इंटू 10 पावर रेज टू -18 आ जाएगा। डन। पावर से एडजस्ट अगर हम कर ले तो देखिए हमें मिलेगा, यहां से पॉइंट से इस जीरो को आप हटा दो, 25 इंटू 16 अगर आप करेंगे तो यू विल गेट 400, तो हमें मिला क्या 400/3 इंटू 10 पावर रेज टू 5 या 1.33 इंटू 10 पावर रेज टू 7 कूलम चार्ज। तो एक कप वाटर में कितना चार्ज प्रेजेंट होता है बच्चों, 1.33 इंटू 10 पावर रेज टू 7 कूलम चार्ज प्रेजेंट होता है एक कप वाटर में। क्वेश्चन अच्छा था, समझ आया होगा क्या क्या करना है, क्या क्या करना है, एक फटाफट रिपीट टेलीकास्ट देखेंगे क्या क्या करना है। नंबर वन हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें अमाउंट कितनी गिवन है वाटर की या किसी भी सब्सटेंस की वो देखेंगे, फिर हम क्या करेंगे मोल्स निकालेंगे। मोल्स निकालने के बाद हम क्या करेंगे बच्चों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के बाद हम लोग देखेंगे कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन या कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन या कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो उस हिसाब से हम उसके एक मॉलिक्यूल का चार्ज निकाल लेंगे। अगर 10 प्रोटॉन है तो 10e, 12 प्रोटॉन है तो 12e, 15 प्रोटॉन्स हैं तो 15e, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रल स्टेट में रहने वाला है वो। फिर हम लोग नेट चार्ज इस तरह से निकाल लेंगे, इतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा और इतना ही क्या होगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज होगा। समझ आई बात? इसको आराम से आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझना, देखना, और एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूं आपको मैं, आप सॉल्व करने की कोशिश करना उस क्वेश्चन को और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। आज की प्रॉब्लम नंबर 7 which is your homework problem. Question is find out amount of charge present in 96 gram H2SO4. Give it a try. इसको कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन को करने की। आपको बताना है कितनी अमाउंट प्रेजेंट होगी H2SO4 के 96 ग्राम में। मेथड बिल्कुल सिमिलर रहेगा जो पिछले क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है। सबसे पहले अमाउंट देखेंगे, फिर मोल्स निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, फिर इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन देख के हम लोग एक मॉलिक्यूल का चार्ज निकालेंगे, फिर हमारे पास जितने भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं उन सबका चार्ज निकालेंगे। जब हम इतना कर पाएंगे उसके बाद बच्चों क्या आ जाएगा, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ आई बात? इसको जरूर ट्राई करना इस क्वेश्चन को, इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। पॉज करके नोट कीजिए, हो गया है तो अगला कंसेप्ट, अगली चीज पे हम लोग कैरी ऑन करने वाले हैं। तो चलिए, ये कुछ क्वेश्चंस थे क्वांटाइजेशन के ऊपर जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं कि चार्ज को क्लासिफाई कैसे किया जाता है। क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ चार्ज। चार्ज को क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा सबने कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। चार्ज को दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब है क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव है क्या, कहां से कहानी शुरू हुई, उससे पहले क्या होता था, पॉजिटिव नेगेटिव से पहले भी कुछ होता होगा, क्या होता था वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए, चार्ज को क्लासिफाई करने की ना दो थ्योरीज होती हैं। एक है क्लासिकल थ्योरी। चार्ज को क्लासिफाई करने की दो थ्योरीज हैं, एक है क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो चार्ज है वो दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है विट्रियस चार्ज और दूसरा होता है रेजिनियस चार्ज। क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो चार्ज है वो दो तरह का होता है। कौन कौन सा होता है बच्चों? एक होता है विट्रियस चार्ज और एक होता है रेजिनियस चार्ज। और इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी या मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी या इसको आप मॉडर्न थ्योरी भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी या मॉडर्न थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग जो चार्ज है वो दो तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव यानी कि प्लस बीई और एक होता है नेगेटिव यानी कि माइनस बीई। तो बेसिकली जब चार्ज को क्लासिफाई करने की बात आती है तो चार्ज कितने टाइप का होता है बच्चों? दो टाइप का होता है, दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है। क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग भी ये दो टाइप का होता है और इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग भी ये दो टाइप का होता है। क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग चार्ज के टाइप्स क्या क्या है? विट्रियस चार्ज है और रेजिनियस चार्ज है। और इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग चार्ज के टाइप क्या क्या है? पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। क्लियर? इतना नोट कीजिए। अपने क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो चार्ज है उसकी हम बात करने वाले हैं। क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो चार्ज है उसको आप डेफिनेशन वाइज डायरेक्टली लर्न कीजिएगा, इसके बाद ये कभी काम नहीं आएगा, बस आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भी कुछ होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विट्रियस चार्ज की। ये विट्रियस चार्ज क्या है?
व्हाट इज दिस विट्रियस चार्ज? देखिए ये बड़ा बेसिक सी कहानी है, इसके ऊपर बेसिक सा फंडा है, बस आपको फंडा पता होना चाहिए अगर आप विट्रियस चार्ज की डेफिनेशन बोलना चाहते हैं। तो ये दो सब्सटेंसेस पे डिपेंड करता है, मतलब रबिंग पे डिपेंड करता है। कैसे? तो विट्रियस चार्ज हम लोग डिफाइन करते हैं बेसिकली जब ग्लास जो है, ग्लास रोड है, जब उसको हम लोग सिल्क से रब करते हैं, जब ग्लास रोड को सिल्क से रब करते हैं तो ग्लास रोड पे जो चार्ज डेवलप हो जाता है उसको विट्रियस चार्ज बोलते हैं। तो क्या डेफिनेशन बनेगी? व्हेन ग्लास रोड इज रब्ड विद सिल्क देन द चार्ज developed on glass rod is known as the vitreous चार्ज। ठीक है, जब आप ग्लास रोड को सिल्क से रब करेंगे तब जो ग्लास रोड पे चार्ज डेवलप होगा उसको ही क्या बोला जाएगा बच्चों? विट्रियस चार्ज बोला जाएगा। अब ये विट्रियस का मतलब क्या है, विट्रियस चार्ज क्यों बोला जाता है? देखिए जो ग्लास होता है ना, ग्लास, ग्लास का लैटिन नेम विट्रम होता है, ग्लास का लैटिन नेम विट्रम होता है, उस विट्रम की वजह से इसको क्या बोल देते हैं? विट्रियस चार्ज। बस आपको इतना पता होना चाहिए और आपको कोई टेंशन नहीं है कि क्या है क्यों है, हमें आगे इसकी कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, बस हमें डेफिनेशन वाइज क्लियर होना चाहिए कि विट्रियस चार्ज क्या होता है। बाय द वे आपसे कहीं पूछ लिया जाए नीट में, जेईई में, क्योंकि कोर कांसेप्ट्स उठाए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि विट्रियस चार्ज मतलब जो ग्लास और सिल्क में डेवलपमेंट करता है, और ग्लास का लैटिन नाम क्या होता है? विट्रियम। दैट्स व्हाई इस चार्ज को क्या बोलते हैं बच्चों? विट्रियस चार्ज बोला जाता है। डन, नोट करिए पॉज करके। हम लोग चलते हैं रेजिनियस चार्ज के ऊपर। सेकंड चार्ज है रेजिनियस चार्ज। रेजिनियस चार्ज, रेजिनियस चार्ज क्या होता है? ये भी दो सब्सटेंसेस की डेवलपमेंट में ही आएगा कि जब एक सब्सटेंस को दूसरे से क्या किया जाए? रगड़ा जाए, रब किया जाए। तो होता क्या है? व्हेन एम्बर is rubbed with wool, then the charge developed on amber is known as रेजिनियस चार्ज। ये होती है कहानी रेजिनियस चार्ज की। जब एम्बर को वूल के साथ रब किया जाता है, एम्बर को वूल के साथ रब किया जाता है, तो एम्बर पे जो चार्ज डेवलप होता है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? उसको ही हम लोग रेजिनियस चार्ज बोलते हैं। जब एम्बर को वूल के साथ क्या किया जाता है? रब किया जाता है, तो एम्बर के ऊपर जो चार्ज डेवलप होता है उसको बोला जाता है रेजिनियस चार्ज। अब एम्बर का लैटिन नाम जो है वो रेजिन है। एम्बर एक तरह का रेजिन होता है, रेजिन मतलब रेशा होता है, एम्बर एक तरह का, दैट्स व्हाई इसको क्या बोला जाता है? रेजिनियस चार्ज बोला जाता है। तो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग होप कि आपको दोनों चार्जेस क्लियर हो गए होंगे, विट्रियस चार्ज और रेजिनियस चार्ज। विट्रियस चार्ज में क्या होता है? विट्रियस में ग्लास को किससे इंपॉर्टेंट है? रबिंग ये वाली किसमें हो रही है? इंपॉर्टेंट है। ग्लास को वूल से रब कर रहे हैं, ठीक है, ग्लास को सिल्क से रब कर रहे हैं, सॉरी ग्लास को सिल्क से रब कर रहे हैं। और जब रेजिनियस चार्ज की हम बात कर रहे हैं तो एम्बर को वूल के साथ रब कर रहे हैं। ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। तो उस केस में विट्रियस चार्ज और इस केस में रेजिनियस चार्ज। विट्रियस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ग्लास का जो लैटिन नेम है वो विट्रम है। और रेजिनियस क्यों बोलते हैं? क्योंकि एम्बर का जो लैटिन नेम है वो क्या है? रेजिन है, या एम्बर ऐसे बोल सकते हो कि एक टाइप का रेजिन या रेशा होता है। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चार्ज की दूसरी थ्योरी की बात करेंगे, अगला क्लासिफिकेशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और चार्ज की डिफरेंट यूनिट्स की बात करेंगे और चैप्टर को थोड़ा सा आगे और प्रोसीड करवाएंगे। आप लोग शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस का पता लगता रहे। बहुत ही जल्द पार्ट 5 आपको मिल जाएगा 12th की सीरीज का, और पैरेलली हमारी क्रैश कोर्स की सीरीज के 3 पार्ट्स आ चुके हैं। तो आप लोग अपनी 11th क्लास की रिवीजन उस सीरीज के थ्रू कर सकते हो। शॉर्ट में कंसेप्ट समझाए गए हैं लेकिन कंसेप्ट सारे के सारे कवर अप किए गए हैं। ओके, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।